हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज मैं बात करूंगा एक रियल इस्टेट केस केस स्टडी की। इसमें जैसे एक नया लॉन्च है और या नया क्या मतलब सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होके अपना सब कुछ बिल्डर की तरफ से ओके है और वो लॉन्च हो चुका है। सपोज़ करो एक यूनिट है 1000 स्क्वायर फीट का, और उस पे उसने 10,000 का रेट लगाया है, प्लस 10% एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी होते हैं कार वार के, ठीक है, क्लब के कार के। तो अब वो बिल्डर उसको चाह रहा है कि वो किसी बायर को सर्च आउट करे, तो वो वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू नॉर्मली इनकी सारा सेल्स प्रोग्राम होता है, या फिर उनके कहिए कि मार्केटिंग सेल्स टीम होती है, उसके थ्रू सारा सेल्स प्रोग्राम होता है। तो अभी जैसे इस समय फरवरी 2024 में इंटरेस्ट रेट 8.5 और 9 प्लस चल रहे हैं इस समय होम लोन का भी। तो इस ऐसे सिनेरियो में ही वो बिल्डर अलग अलग स्कीम लाता है और यूज़र को कंफर्टेबल बनाता है कि वो उसको इजी से बैंक लोन मिल जाए, और उस बैंक लोन के ऊपर वो पैसे को लगाकर अपना काम स्टार्ट करेगी, क्योंकि बिल्डर को भी फंड की ज़रूरत होती है। यदि उसके यूनिट सेल नहीं होंगे तो फिर वो अपने कैसे बनाएगा, ये भी बात है। तो इस सब चीज इकोसिस्टम को चलने के लिए पैसे की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। अब बिल्डर इसमें करता क्या है। मैं एक बायर हूँ, मेरे पास आता है, मैं कहता हूँ कि भाई, वो कहता है कि ये एक यूनिट है, इसमें जो है 1.1 लाख वो करोड़ का ये यूनिट पड़ेगा आपको। तो बायर क्या कहता है कि अ, उसके पास लोन कैपेसिटी पूरी है, वो लोन अपना ले सकता है वो पूरा पूरा, और मगर उसके पास इनिशियल अमाउंट नहीं, क्योंकि आपको यदि बैंक तभी लोन देगा जब आपको 80-20 पे देगा। वो डिपेंडिंग अपॉन द कि मतलब किस तरह का वो प्रोजेक्ट है, राइट। तो 80-20 का सपोज करो उसने बैंक पे लोन दिया, तो 20% पार्ट मतलब 20 लैक्स इन द टोटल अमाउंट ऑफ मतलब वो जो प्रोजेक्ट है, उस यूनिट का जो प्राइस है उस पे आपको मतलब 20% आपको खुद देना है, यूज़र देगा, बायर देगा, और 80% बैंक देगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तो 20 लाख भी एक नए जो जॉब में जाता है बंदा, ठीक है, ये यदि उसने अपनी एक कैरियर अभी स्टार्ट किया है और अपना जॉब साइकिल स्टार्ट की है, तो वो साइकिल आप ये समझो कि वो चीज़ 20 लाख रुपए उसके लिए ला पाना बहुत टफ होता है उस केस में। तो उस केस में हमें वो बिल्डर ऑफ़र क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर आपका जो लोन वाला जो पार्ट है उसमें यदि वो उसको इन्फ्लेटेड रेट लगाते हैं। जैसे उन्होंने इन्फ्लेटेड रेट क्या लगा दिया, 10,000 का बेसिक सेल प्राइस है और सारी चीज़ों का रेट उन्होंने लगा दिया। मगर उसमें क्या है कि यदि वो उसी रेट को बढ़ा दे, उस रेट को बढ़ा दे और वो कहे कि नहीं 10 नहीं है, ये 14,000 का रेट है, ठीक है। अब 14,000 रेट में आप ये समझो कि करीबन इजी कैलकुलेशन के लिए 1.5 का वो टिकट साइज का जाएगा। अब बैंक कभी किनारे है, बैंक पिक्चर में नहीं आया हुआ है, तो 1.5 जाएगा। अब क्या करेगा भाई, अब वो ये करेगा कि बिल्डर की जो है वो आपसे ये कहेगा कि आप थोड़ा सा अमाउंट मुझको दो। मतलब यहाँ पे लोग थोड़ा सा ट्रैप होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेटेड रेट में आपने यदि प्रॉपर्टी को ले लिया तो आप उसको बेचने जाओगे, और उसके जो अलग ओवरहेड हैं, क्योंकि जीएसटी है और वैट है, कुछ स्टेट में लगता है, और रजिस्ट्री के जो ओवरहेड एक्स्ट्रा चार्जेस है, रजिस्ट्री का जो 5-6-7% जो भी चार्ज लगेगा वो टोटल वैल्यू पे लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका एक ओवरलोड होता है। इसके बेनिफिट भी है अदर साइड में, ऐसा नहीं कि सारा नेगेटिव है। तो 1.5 की आप प्रॉपर्टी हो गई, कोट हो गई, एक्चुअल प्राइस उसकी प्रॉपर्टी का इतना था, तो उसने आपको एक गलत मतलब 1-2 हज़ार रुपये ऊपर प्रॉपर्टी का पर स्क्वायर फीट ऊपर करके आपको लगा दिया। आपने उसमें पैसे दिए, सपोज करो 10 लाख रुपए आपके पास थे इतने पैसे, मगर आप सारे पैसे फंसाना नहीं चाहते थे, या फिर आपने अभी स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए दिए या फिर 20 लाख रुपए दिए, मगर आपने कहा भाई मैं जो पर्सनल लोन तो ले सकता हूँ थोड़ी समय के लिए, उसके बाद मुझे वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलाना है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, बिल्डर आपके पास पूरी हेल्प करेगा आपकी।
मगर अब आप देखना कि इसमें होगा क्या, इसमें वो आपसे 20 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेके आपका इनिशियल अमाउंट देगा और इसमें कुछ पैसे वो आपको कमिट करेगा कि मैं आपको रिफंड भी कर दूंगा। वो रिफंड पैसे इसलिए करता है क्योंकि एक्चुअली वो आपको पैसे प्राइस तो जो आपकी वो उस चीज़ में हेल्प कर रहा है कि आपका जो इनिशियल अमाउंट वो कम लगे, मगर आपको उसको कंपनसेट करने के लिए आपको वो जो प्रॉपर्टी 10,000 के रेट पे थी वो आपको 12,000 13,000 वाले रेट पे लगा के देगा कंपनसेट करने के लिए। और पैसे जो है वो पैसे उसी का जो जो अमाउंट आएगा, मतलब कैलकुलेशन आपकी पूरी 10,000 के रेट पे होगी, मगर एक्चुअल फिगर जो है वो पीछे चलेगी 1 पॉइंट, मतलब 12,000 13,000 14,000 वाले रेट पे कागज़ों पे। तो आपके पास पैसे कुछ रिटर्न भी आएंगे। सपोज करो 20 लाख रुपए आपने उसको दिया इनिशियल अमाउंट का और डाउन पेमेंट ले लिया, क्योंकि डाउन पेमेंट वाली स्कीम में बिल्डर ने 5% की और छूट दी थी और बिल्डर को फ़ायदा भी उसी में है। वो CLP प्लान के लिए, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के लिए नहीं करता ये सब, वो डाउन पेमेंट के लिए करता है, उसको चाहिए पूरा पैसा अपना तो बैंक से। तो इस केस में वो आपको 5% 10% की छूट लगा के पैसा आपको रिफंड करता है और 20 लाख रुपए में से मान लो 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपए तक आपको वापस कर देगा। आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए की एंट्री कर देगा और बाकी जो थोड़ा बहुत जो पैसा रहेगा वो पैसा जो है डिस्काउंट में लगा के कहीं से कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट कर दी जाती है। और इसमें और बिल्डर की सेल्स टीम, ब्रोकर, ये सब का बीच में एक हैवी कमीशन भी रहता है। और इवन इसमें ये इन सब चीज़ों से अवेयरनेस जो है बैंकर की भी होती है, बैंक को भी अवेयर होता है, क्योंकि उसको क्या पता नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी पे उसने एक आदमी को 10,000 में दिया है, जो कि जेन्युइन है, अपने आप वो ढूंढ रहा है बंदा, ठीक है। और एक ही और उसी प्रॉपर्टी पे सेम डेट को वो प्रॉपर्टी को बिल्डर जो है दूसरे यूनिट को जो कि इस तरह के केसेस हैं इनको 14,000 पे लगा के कर रहा है, तो उसको पता नहीं है। बैंकर को सब पता होता है, मगर ऐसे केसेस के लोन के लिए उनको भी अच्छा खासा कमीशन होता है। तो वो सब पूरा एक डेल्टा छोटा सा पार्ट एक कमीशन का भी घूमता है उसी के अंदर। आपके पास आपका पैसा आ गया, आप हैप्पी हो गए, आपके वो लोन आ गया, आपको को लग रहा है कि यार मेरे को तो अच्छा है, मेरी जेब जेब से तो कम गया और रेट मुझे अच्छा मिल गया। मगर इसमें एक्चुअली में जो इम्पैक्टेड पार्टी है, देखो सबसे बड़ा बेनिफिशियल तो यहाँ पर बिल्डर ही होता है। वो किसी भी केस में उसके पास एक अपनी अकाउंटिंग, वो CA की लॉबी और उसके पास लॉयर की लॉबी सब कुछ होती है उसके पास अपने पास, क्योंकि वो सबको सैलरी दे रहा होता है। तो वो डॉक्यूमेंट में कहीं भी वीक नहीं है। बैंकर वाला भी आपसे 1,000 पेपर पे साइन कराएगा और वो भी उसके पास भी लॉयर की लॉबी है और सारे जो रिकवरी का सब कुछ सामान है, तो वो भी आपसे सारे पेपर पे साइन कराता है, ठीक है। इसमें जो मारा और जो बीच में ये ब्रोकर्स होते हैं या फिर सेल्स वाले जो पर्सन होते हैं, इनका काम बिल्कुल सिंपल सा होता है, इनका नाम कहीं नहीं आता, ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन में इनका कहीं कोई रोल नहीं आता। ये अपना कमीशन लेके किनारे हट जाते हैं, क्योंकि इनको और भी केसेस पे काम करना है। तो इसमें फाइनली जो है ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट में जो बनता है वो बिल्डर, बायर और इसके बीच में बनता है। बट ये सब डॉक्यूमेंटेशन सब धरे रह जाते हैं। इसमें फंसता जो है या फंसने की जो चांसेस होती हैं सबसे ज़्यादा, वो पैसा जो है वहाँ पे बायर ही फंसता है। तो यदि आपके पास, इसका सिंपल मेरा ये कहने का सेंस क्यों है, क्योंकि कई सारे नए यूज़र आते हैं और वो इन सब चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं और उनको लगता है कि मेरा बैंक मेरी हेल्प कर रहा है और बिल्डर मेरी हेल्प कर रहा है। भाई इस दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। जब आप फंस जाओगे तो आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो लड़ाई इतनी लंबी है कि आपका जो है फाइनेंशियल जो कैरियर है ना, वो आप कितनी भी सैलरी पा लो बाद में आप बच नहीं सकते, आप उससे बाहर नहीं आ सकते, आप उससे उबर नहीं सकते जल्दी से। और इस सब चीज़ों में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और आप खुदा ना खास्ता कि यदि वो जो है बिल्डर का प्रॉपर्टी का जो प्रोजेक्ट है वो कहीं अटक गया और वो बना भी नहीं, तो उस केस में बैंक
और आपकी जो लायबिलिटी थी वो लोन का अमाउंट की, वो आपकी वैसे ही इंटैक्ट है। बिल्डर किनारे वो लेगा क्योंकि पैसे तो उसके पास आ गया, वो पैसे उसी ने उस प्रोजेक्ट में लगाए, कहीं और लगाए, या अपने खर्चे में लगाए, अपनी अय्यासी के लिए लगाए, वो कोई नहीं जानता। ठीक है, पैसे रिकवरी करना बहुत टफ है। आप दौड़ते रह जाओगे और यहाँ पे पैसे आप बैंक आपका पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि पैसे उसने बैंक को आपको दिए हैं, ना कि बिल्डर को दिए हैं। कोई क्लॉज नहीं है इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। आजकल बहुत सारी इन्वेंटरीज पड़ी हुई हैं, ध्यान दीजिए। जो नए बायर हैं वो ध्यान दें, क्योंकि देखो मार्केट में यही सब फ्लेवर हैं जहाँ पर यूज़र आके फंसता है। ठीक है, तो जो पुराना यूज़र हो चुका होता है वो इन सब से अवेयर हो जाता है। समझना किनको है? समझना है उनको जो नए अभी अभी अर्निंग करना, और उन नई थॉट पैदा करी है फैमिली ने कि भाई हमें घर खरीदना है। तो आपका इसका सबसे अच्छा चीज़ क्या है, जैसे आप इससे बच सकते हो, वो चीज़ है आपका कि जिसका भी प्रोजेक्ट तैयार हो गया हो या फेज्ड वे में जो पोजीशन स्टार्ट हो गया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 लाख 20 लाख रुपए महंगा मिल जाएगा, मगर वो मिल जाएगा। वो 20 लाख रुपए आप उतार सकते हो, मगर यदि आपने 80 लाख रुपए का लोन ले लिया है और प्रोजेक्ट कभी तैयार ना हो, तो वो 80 लाख रुपए भी आप उतार नहीं सकते, क्योंकि आपका मन कहाँ से दोगे। ठीक है, तो ध्यान ये देने वाली बात है, क्योंकि हर बार वही है ना, जैसे सामान लेने वाले हर बार नए हो जाते हैं, और तो उनके जो बिल्डर और बैंकर के जो क्लबिंग होती है वो भी नए लोगों को फंसाने की कोशिश करती है उसमें। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस अवेयरनेस के लिए है, नॉलेज के लिए है। सभी अच्छा कर रहे हैं, यदि इसी पूरे चीज़ों का काम अपने मतलब इजीली चल जाए तो, और सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएं, तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ख़राब हैं, मगर कब कब कौन सा, देखो बिल्डर का साथ भी चैलेंज है। उसके साथ चैलेंज क्या है कि वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के फेज़ में खूब एक्टिव हो जाता है, और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गवर्नमेंट के फेज़ में वो एक्टिव नहीं होता। तो वो फिर अब 2 बार गवर्नमेंट चेंज हो गई, 10 साल गया, आपका प्रोजेक्ट 10 साल के लिए डिले हो गया, आप रह गए, ख़त्म काम। ठीक है, तो इससे अच्छा तो ये है कि जो बन चुका है ना, उसको ले ले लो। क्या ज़रूरत है कि ऐसे जो चीज़ों में आगे जाके टंगेगा नीचे। नया प्रोडक्ट कुछ नहीं होता। साल घर जो है 100 100 साल तक चलते हैं। दिल्ली जाओ, वहाँ पे 100 100 साल से घर चल रहे हैं आराम से, कुछ नहीं हो रहा है उनका। सब वो कहने की बातें हैं, नया कंस्ट्रक्शन। नया कंस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा नया लगाओगे उतना ही ख़राब होगा, उतनी ही लेबर हरामखोरी हो गई है उसकी, उतनी मिलावट ज़्यादा हो गई है। कुछ नहीं है, पानी कहीं है नहीं, बहुत सारे लॉज हैं, पानी की सिंचाई होती नहीं है, और बिल्डर नया कंस्ट्रक्शन के नाम पे क्या होगा, बस एक नए डिज़ाइन ही तो रहेगा, बाकी कुछ नहीं मिलता। सिंचाई सिंचाई उस प्रोजेक्ट की कहीं नहीं हो रही है, पानी कहीं नहीं है, तो जो बन रहा है वो निकलेगा ही बाहर। और जो पुराने हैं उनको पता है लोगों को कि लोगों कैसे तराई करते थे और कैसे सिंचाई करते थे, तो बिल्डिंग स्ट्रांग बनती थी। वो आप लोग कर सकते हो उसमें। ठीक है, अपना थोड़ा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और चीज़ें तो ऐसे ही चलती रहेंगी, लोग ट्रैप ना हो जाएं। और आप सोचो कि बैंक यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं कोर्ट में जाके लड़ लूँगा। देखो ऐसा है कि कोर्ट सिस्टम के सहारे जो है ना, ये लड़ाइयाँ लड़ने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, जनरेशन ख़त्म हो जाती हैं, और आदमी जवान से बूढ़ा हो जाता है। कोर्ट में केस सॉल्व नहीं होते। कोर्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है इंडियन। ये केस ऐसे सॉल्व होते हैं कि आप जीतने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। ठीक है, यदि जीतने के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते होते, तो ये आम्रपाली के केस जो हैं, ये जेपी के केस जो हैं, ये इतनी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट में केस आप पहुंचा ही नहीं सकते, आपका केस एक्सेप्ट ही नहीं होगा एज एन इंडिविजुअल। तो आप करोगे क्या? ठीक है,
और उसमें कितना मतलब आप यार जॉब करने आए हो, आप यार अपने छोटा सा कोई बिजनेस चलाने आए हो कि आप ये सब चीज़ों में उलझने आए हो। तो पहले से ही प्रिकॉशियस हो जाओ और कुछ नहीं है, बस कॉशियस रहो। जो चीज़ तैयार है, जहाँ पे तो चाबी ताला मिल रहा है, रजिस्ट्री अगले दिन ही हो रही है, और थोड़ा थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा आप उतार दोगे। सस्ते के चक्कर में बड़ा जो ले लोगे वो नहीं उतर पाएगा, बड़ा टफ होता है उस समय। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रिकॉशियस रहिए। मेरा ये वीडियो केवल जो नए बायर हैं और उनको केवल थोड़ा सा हिंट देने के लिए था, थोड़ी एजुकेशन के लिए था, और उसमें अवेयरनेस के लिए था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स में फंसने से अच्छा है कि आप लोग फ्रेश में जाइए। मतलब जो कि जहाँ पर बिल्डर, जहाँ की बिल्डिंग तैयार है और आप जाके इमीडिएट प्रॉपर्टी का एंजॉय कर सकते हो, रह सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट को देखिए। और वो भले ही उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी 2 ईंटें कम लगेंगी उसमें, मगर वो कोई ऐसा ब्रांड नहीं होता घर के अंदर रहने के बाद सब सही होता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। सब कोई बिल्डर का प्रोजेक्ट उठा लो आप, वो प्रोजेक्ट सबके एक ही तरह के हैं। घरों में सीलन आती है और चीज़ें होती हैं। अब आपसे कोई कहे कि यार मुझे 10,000 जो रुपए या 17,000 18,000 का आप मुझे मेंटेनेंस दे दो पर मंथ का, और आपके घर में सीलन नहीं आएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस जहाँ आप 11-15,000 रुपए का मेंटेनेंस दोगे पर मंथ, वहाँ प्लम्बर आपके पास सूट बूट में आएगा। और जहाँ आप 2,000 का एएमसी या मेंटेनेंस दोगे, वहाँ वो नॉर्मल कपड़े अपने पहन के आएगा। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान दें, इन सब चीज़ों में ना फंसें और अपना पैसा बचा के चलें। पैसा हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए लगाना है, इसीलिए मैं आपके प्रोडक्ट, आपके इन फंड को, छोटे छोटे जो अमाउंट हमारे जैसे जो रिटेल लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करता हूँ। और इसी कोशिश की सीरीज़ में ये वाला वीडियो था। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अवनीश को थोड़ा सा प्रमोट करें। थैंक यू।